ईडी फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर यूथ बुक एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। यहाँ पे हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया था। यह इस वीडियो का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा डैश परिवर्तन करके बदली जा सकती है। पहला ऑप्शन गिवन है सोर्स कनेक्शन, मतलब सोर्स टर्मिनल जो है उसको इंटरचेंज करके हम घूर्णन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है स्टेटर के टर्मिनल को, मतलब स्टेटर संयोजन को बदल कर हम रोटर के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। सी बोल रहा है रोटर कुंडलन संयोजन को, मतलब रोटर क्वाइल के टर्मिनल को इंटरचेंज करके रिपल्सन मोटर के रोटर के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। डी बोल रहा है ब्रश स्थिति को, मतलब ब्रश के लीड्स को इंटरचेंज करके रोटर के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। तो हमने यूनिवर्सल मोटर के केस में पढ़ा था कि रोटर के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए ब्रश के लीड्स को इंटरचेंज कर देने से रोटर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो सेम स्थिति यहाँ पर भी होगा। रिपल्सन मोटर के भी डायरेक्शन को अगर रिवर्स करना है तो ब्रश की स्थिति को रिवर्स करना होगा, मतलब ब्रश लीड्स को इंटरचेंज करके रोटर के डायरेक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रिपल्सन मोटर एक प्रकार का ऐसा मोटर है जो नो लोड स्थिति में इसकी स्पीड जो होती है बहुत ही मैक्सिमम होती है। रिपल्सन मोटर का बहुत ही कम यूज होने का मेन रीजन यह है कि इसकी स्पीड जो होती है लोड के साथ वेरी करती रहती है और रिपल्सन मोटर जो है उसका पावर फैक्टर कम होता है। इन दोनों ही वजह के कारण रिपल्सन मोटर का यूज बहुत ही कम किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि रिपल्सन जो मोटर है उसकी गति जो होती है, स्पीड जो होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो उसकी स्पीड जो होती है ब्रश के एक्सिस पर निर्भर करती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ब्रश होता है रिपल्सन मोटर का वो न्यूट्रल एक्सिस से 20 डिग्री के एंगल में होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है तो हमारा ब्रश जो होगा, ब्रश जो यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है, ब्रश यहाँ पर रखा जाएगा। मतलब कहने का मतलब न्यूट्रल एक्सिस और ब्रश के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 20 डिग्री होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर 20 डिग्री नहीं होता है तो क्या होगा। अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, हमने पढ़ा भी था कि रिपल्सन मोटर में जो ये इसको फिक्स रखना होगा ना, एंगल को 20, मतलब जो एंगल है वो 20 डिग्री का ही होना चाहिए। इसके लिए हम ब्रश को जंपर वायर से कनेक्ट करते हैं, जिसके वजह से ये जो ब्रश है वो फिक्स रहता है इसी पोजीशन में। ठीक है, तो जंपर वायर जो होता है वो कॉपर का मोटा वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किसी एकल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन सभी में से कौन सा सिंगल फेज मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। पहला ऑप्शन गिवन है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, दूसरा रिपल्सन इंडक्शन मोटर, तीसरा है शेडेड पोल मोटर, डी बोरा यूनिवर्सल मोटर। तो हम लोग सभी जानते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो होता है शेडेड पोल मोटर का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन में यही पूछा होता है कि सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, तब हम लोग ऑप्शन डी को मारते हैं, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, रिपल्सन इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, इन सभी का स्टार्टिंग टॉर्क शेडेड पोल मोटर से ज़्यादा होता है। और शेडेड पोल मोटर ऐसा मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। यही कारण है कि इसका यूज हम लोग छोटे मोटर्स में करते हैं। बच्चे के जो खिलौने बनते हैं उनमें हम शेडेड पोल मोटर का यूज करते हैं। अब हम लोग शेडेड पोल मोटर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। शेडेड पोल मोटर जो होता है उसके सिंगल फेज को डबल फेज में विभक्त करने के लिए हम लोग मेन पोल होता है उसके बाद एक स्मॉल पोल लगाते हैं। ठीक है, और स्मॉल पोल को एक सिंगल कॉइल से शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। ठीक है, अब बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शेडेड पोल मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से उत्पन्न होता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड शेडेड पोल के वजह से उत्पन्न होता है, मतलब शेडिंग कॉइल के वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है शेडेड पोल मोटर में।
शेडेड पोल मोटर एक ऐसा मोटर है जिसमें ना तो हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं और ना ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच और ना ही कैपेसिटर का यूज किया जाता है। शेडेड पोल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेडेड पोल मोटर का जो रोटर का डायरेक्शन होता है वो किस ओर होता है, तो ये होता है अनशेडेड टू शेडेड की ओर। कहने का मतलब मेन पोल टू शेडेड पोल की ओर डायरेक्शन होता है रोटर के रोटेशन का, ठीक है, मेन पोल टू शेडेड पोल। ठीक है, एक और सवाल जान लेते हैं। शेडेड पोल मोटर जो होता है इसमें मैंने बताया था कि जो छोटा पोल होता है उसमें हम शॉर्ट सर्किटेड करते हैं सिंगल वाइंडिंग से। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग की जाती है, सिंगल टर्न जो दिया जाता है, इसमें कौन सा वायर यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो ये है कॉपर वायर। यहाँ पर हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल टर्न देने के लिए कॉपर वायर यूज किया जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का एकल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करता है। पहला गिवन है यूनिवर्सल मोटर, दूसरा है रिपल्सन मोटर, तीसरा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और डी बोल रहा है कैपेसिटर रन मोटर। तो सबसे अच्छा जो पावर फैक्टर होता है वो होता है कैपेसिटर रन मोटर का। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है, तो कैपेसिटर रन मोटर जो होता है इसमें क्या होता है कि हम कैपेसिटर को सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा डिस्कनेक्ट नहीं करते। जब हमारा रोटर 75% रेटेड स्पीड अचीव भी कर लेता है तब भी हम कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट नहीं करते सर्किट से, जिसके वजह से जो कैपेसिटर है वह स्टार्टिंग एज वेल एज रनिंग दोनों ही कंडीशन में कनेक्टेड होता है सर्किट से। तो यही कारण है कि इसका जो ओवरऑल पावर फैक्टर जो होता है बहुत ही बेटर होता है कंपेयर टू अदर मोटर। अगर वही हम बात करें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में हमने देखा था कि जैसे ही हमारा रोटर 75% रेटेड स्पीड अचीव कर लेता है तो हम कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो यही कारण है कि जो सबसे बेटर पावर फैक्टर जो होता है वो कैपेसिटर रन मोटर का होता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर जो है रनिंग और स्टार्टिंग दोनों ही कंडीशन में सर्किट से कनेक्टेड होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है। तो सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः हम लोग धारिता चल मोटर यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर रन मोटर। हमने देखा था कि कैपेसिटर रन मोटर का पावर फैक्टर भी अच्छा होता है और स्टार्टिंग टॉर्क भी इसका अच्छा होता है, और ये जो मोटर है इसको हम लोड में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लोड के साथ भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है कैपेसिटर रन मोटर। यही कारण है कि कैपेसिटर रन मोटर का यूज हम लोग करते हैं ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, इन सभी में हम लोग कैपेसिटर रन मोटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक कलाम मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदल कर नहीं किया जा सकता डैश कहलाती है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को के घूर्णन की दिशा, रोटर के रोटेशन की दिशा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है टर्मिनल को इंटरचेंज करके, वो डैश कहलाती है। पहला ऑप्शन गिवन है संधारित प्रारंभ संधारित चल मोटर, मतलब कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। बी बोल रहा है ड्यू संधारित मोटर। सी बोल रहा है प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर। डी बोल रहा है सावर्तिक मोटर, मतलब यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन डी जो बोल रहा है यूनिवर्सल मोटर। तो हमने देखा था यूनिवर्सल मोटर के केस में और प्रतिकर्षण मोटर के केस में, बोथ सी और डी दोनों ही मोटर के केस में हमने देखा था कि रोटर के डायरेक्शन को हम लोग ब्रश के लीड को इंटरचेंज करके रिवर्स कर पाते थे, ना कि हम लोग टर्मिनल को इंटरचेंज करके। मतलब कहने का मतलब सिंपल भाषा में टर्मिनल को इंटरचेंज करके हम रोटर के डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते थे प्रतिकर्षण और यूनिवर्सल मोटर के केस में। अगर वहां पे हमको रोटर के डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो ब्रश के लीड को इंटरचेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी और डी दोनों ही करेक्ट है। दोनों ही ऐसे मोटर है जिसमें अगर हमको रोटर के डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो हमको ब्रश के लीड को इंटरचेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही करेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर की, तो प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर में अगर हमको स्पीड को डिक्रीज करना है, मतलब कम करना है, तो हम मोटर के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगाकर हम उसके स्पीड को कम कर सकते हैं, या फिर हम वाइंडिंग के 3 और 4 टैपिंग को निकाल कर भी उसके घूर्णन की गति को घटाया जा सकता है। लेकिन वही अगर प्रतिकर्षण मोटर में अगर मोटर की स्पीड को बढ़ाने की बात हो तो ऐसा हम
कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रतिकर्षण जो मोटर है, प्रेरण मोटर है, उसके स्पीड को बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगर हम लोड को घटा दें तब उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, लेकिन लोड कांस्टेंट है तो इसके स्पीड को बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्वसंतुलित उपकरणों में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। पहला है एसी सिंगल फेज मोटर, दूसरा है डीसी सर्वे मोटर, सी बोल रहा है एसी सर्वे मोटर, डी बोल रहा है एसी इंडक्शन मोटर का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। हम लोग सब संतुलन उपकरणों में एसी सर्वो मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसे छोड़कर एक शेडेड पोल मोटर के संबंध में निम्नलिखित प्रत्येक कथन सत्य है। पहला बोल रहा है कि जो शेडेड पोल मोटर है इसकी दक्षता बहुत कम होती है, तो ये बात सही है। इसकी स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होती है, प्लस इसकी इफिशियंसी भी बहुत कम होती है। दूसरा बोल रहा है इसका पावर फैक्टर पश्चगामी होता है, मतलब इसका पावर फैक्टर लेगिंग होता है, ये भी सही है। सी बोल रहा है इसका आरंभिक आघूर्ण उच्च होता है, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ही कम होता है, तो ये जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, वो सत्य नहीं है शेडेड पोल मोटर के संबंध में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। डी क्या बोल रहा है पोल्स के अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर इसकी घूर्णन दिशा होती। तो ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि रोटर जो है शेडेड पोल मोटर है उसका जो रोटर है वो अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर रोटेट करता है, शेडेड भाग के डायरेक्शन की ओर रोटेट करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। पहला ऑप्शन गिवन है डॉट फैन, बी बोरा ग्राइंडर, सी बोरा निरंतर गति के लिए, डी बोरा हाईएस्ट। तो यूनिवर्सल जो मोटर है वो जनरली ग्राइंडर के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज्यादा होता है, प्लस इसका जो स्पीड होता है बहुत ही ज्यादा होता है। इन दोनों ही कारणों की वजह से यूनिवर्सल मोटर का यूज हम ग्राइंडर में करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सीलिंग फैन जिसमें संधारित वहन मोटर लगी है उसमें पहला ऑप्शन गिवन है सेकेंडरी वाइंडिंग के चारों ओर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, बी बोल रहा है प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सी बोल रहा है ए और बी दोनों ही व्यवस्थाएं आम है, डी बोल रहा है इनमें से कोई भी व्यवस्था आम नहीं है। तो सीलिंग फैन मोटर है उसमें एक कैपेसिटर वहन मोटर लगा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसके चारों ओर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग के चारों ओर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग कहलाता है। एक फेज मोटर में जो घूर्णन वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको रोटर बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। वही अगर हम बात करते हैं डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में हम रोटेट करने वाले पार्ट को आर्मेचर कहते थे। योक तो हमारा आउटर कवर होता है डीसी मशीन का, ठीक है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग वो हम लोग सिंगल फेज मोटर में यूज करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है, चलिए ये जान लेते हैं। तो सिंगल फेज मोटर में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो कम होता है, नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो कम होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का। वही अगर हम बात करें रनिंग वाइंडिंग का, तो रनिंग वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग की अगर हम बात करें वो कम होता, वो जो एरिया जो होता है वो कम होता। वही अगर हम बात करें रनिंग वाइंडिंग का, तो रनिंग वाइंडिंग का जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया वो ज्यादा होता है। यही कारण है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए। अगर एरिया कम है तो रेसिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर रनिंग के केस में बात करें तो R इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग इन दोनों में से रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होता है? तो रेसिस्टेंस स्टार्टिंग वाइंडिंग का ज्यादा होता है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर डैश का इस्तेमाल होता है। पहला एसी मोटर, दूसरा यूनिवर्सल मोटर, सी बोल रहा डीसी मोटर, डी बोल रहा प्रेरण मोटर। तो मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर हम लोग यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ये वाले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से
मिलते जुलते हैं। उसमें मैंने बताया था कि यूनिवर्सल मोटर का हम लोग क्यों मिक्सर ग्राइंडर में यूज करते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड जो होता है ज्यादा होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शेडेड पोल मोटर की दक्षता डैश के रेंज में होती है। तो शेडेड पोल जो मोटर है उसकी जो दक्षता होती है, उसकी इफिशियंसी जो होती है बहुत ही कम होती है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था, तो बहुत ही कम होती, तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑप्शन ए, बी और डी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। 5 से 30%, मतलब 5 से 30% होता है इफिशियंसी शेडेड पोल मोटर का। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन होता है। पहला गिवन है गति बढ़ाना, दूसरा है वोल्टता बढ़ाना, तीसरा है फैन को दी गई वोल्टता कम करना, डी धारा को बढ़ाना। तो यहाँ पर हम लोग रेगुलेटर का उपयोग करते हैं, उसका मेन प्रयोजन यह होता है कि हम वोल्टेज को कम कर सके, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वोल्टेज को नियंत्रित कर सके, ठीक है। वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पर रेगुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। रेगुलेटर को रोटेट कराकर हम लोग वोल्टेज को कम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है, जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है रेगुलेटर में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, फैन को दी गई वोल्टता कम करना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एकल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का समान प्रतिरोध क्या होता है। जो सहायक वाइंडिंग होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग इसको बोलेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, तो हमने पहले भी देखा था कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस भी किया इसके बारे में, कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है। मतलब मुख्य वाइंडिंग से इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस होता है मुख्य वाइंडिंग से ज्यादा होता है। ये कैसे होता है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, मैं यहाँ भी बोल देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कि होता क्या है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, प्लस जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसका जो वायर होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वायर का, वो कम रखा जाता है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो R इक्वल टू रो L बाई ए, अगर एरिया कम है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। वही अगर हम रनिंग वाइंडिंग की बात करें तो रनिंग वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो ज्यादा होता है। मतलब कह सकते हैं कि जो वायर यूज करते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में वो थिन होता है और जो वायर यूज करते हैं रनिंग वाइंडिंग में वो ठीक होता है, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो रनिंग वाइंडिंग में जो वायर यूज किया जाता है वो मोटा होता है कंपेयर टू स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो वायर मोटा है मतलब कहने का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो रनिंग वाइंडिंग में जो रेसिस्टेंस होगा वो कम होगा कंपेयर टू स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला गिवन है डीसी सीरीज मोटर, बी बोल रहा है डीसी शंट मोटर, सी बोल रहा है यूनिवर्सल मोटर, डी बोल रहा है सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो हम लोग जानते हैं कि घरेलू फ्रिज में जो प्रयोग किया जाता है मोटर वो होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। वही अगर हम बात करें डीसी सीरीज मोटर का, तो डीसी सीरीज मोटर का हम यूज करते क्रेन, हॉइस्ट, ये सभी में हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि डीसी शंट मोटर जो होता है उसका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही कारण है कि डीसी शंट मोटर का हम यूज करते हैं ड्रिल मशीन में या फिर टूल्स में इसका यूज करते हैं डीसी शंट मोटर का। यूनिवर्सल मोटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं मिक्सर ग्राइंडर में हम इसको यूज करते हैं यूनिवर्सल मोटर का, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूथ बुक से, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।